Good morning class. In today's class I am going to start with the new topic or new point. In previous class I have already discussed about what is latitudinal gradient and what is biodiversity, what is conservation, how it is important, biodiversity is important for human being. तो पहले ही इसे डिस्कस कर लिया है. तो इन today's class I am going to start with the pattern of biodiversity. Pattern of biodiversity जिसमें first pattern is latitudinal gradient. What is latitudinal gradient? तो इससे in previous class I have already discussed what is latitudinal gradient. तो यहाँ पे सिर्फ मैं रिवीजन करा दे रही हूँ. What is revision? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है. अगर यहाँ पे अर्थ है और अर्थ में जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, देन इट इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर. तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और नंबर ऑफ स्पीसीज इन वेरिएबल अमाउंट में इक्वेटर पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सन लाइट, यहाँ पे सीजन वेरी करते हैं और सन लाइट वेरी करता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ और ह्यूमिडिटी वेरी करती है और टेम्परेचर वेरी करता है. तो एक वेरिएशन मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मिल सकती हैं. लेकिन इक्वेटर पे जितने क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी नहीं करता है. फिक्स टेम्परेचर, ऑलमोस्ट फिक्स टेम्परेचर रहता है. अगर कोल्ड है तो कोल्ड, अदरवाइज हॉट है तो हॉट रहेगा. जो रीजन हॉट है तो हॉट रहेगा. तो इस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी उतनी ही कम मिलती है, डाइवर्सिटी नहीं मिल पाती है. जितनी ही ज़्यादा सीजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी मिलेगी. तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है कि जैसे हम जैसे जैसे मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल की तरफ, आइदर साउथ एंड नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें इक्वेटर से पोल की तरफ, तो हमें डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज करते हुए दिखेगी. फॉर यहाँ पे एग्जांपल जो है कोलंबिया. तो ये कोलंबिया जो कंट्री है ये इक्वेटर के पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 1400 बर्ड की स्पीसीज देखने को मिलती है. बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती है. जैसे ही हम इक्वेटर से 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ग्रीनलैंड. यहाँ पे स्पीसीज बहुत तेजी से कम होती है और बर्ड की स्पीसीज कितनी हो जाती है, 105 स्पीसीज हो जाती है. नाउ अप्रॉक्सीमेटली 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को हमें मिलता है. तो क्या हुआ कि जैसे ही हम इक्वेटर से 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि ग्रीन जो कंट्री है ग्रीनलैंड, वहाँ पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी कितनी कम हो जा रही है. और वैसे ही हम 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ और मूव कर जाते हैं. जब 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं तो न्यूयॉर्क, यहाँ पे जो स्पीसीज है सिर्फ 35 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ही डिनोटेड है. बर्ड्स 35 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ही डिनोटेड है. इससे क्या पता चलता है कि जैसे इन सब कंट्री में जैसे हम लैटिट्यूडनल मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल की तरफ, तो वैसे वैसे स्पीसीज डिक्रीज करने लग जाती है. और यहाँ पे अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में, क्योंकि इंडिया का बहुत से जो रीजन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक पार्ट होने की वजह से यहाँ पर भी इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. वो है अप्रॉक्सीमेटली 1300 बर्ड स्पीसीज इंडिया में टोटल मिल जाती है. ना अब इंडिया के बाद जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई मिलती है, क्योंकि इक्वेटर के पास है और रेन फॉरेस्ट है. ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सभी
जो स्पीसीज को चाहिए ग्रो करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, तो उन्हें डिफरेंट एक वेरिएशन मिलता है। अमेजोनियन फॉरेस्ट, यहाँ पे जो स्पीसीज है ये फॉरेस्ट, अगर स्पीसीज देखा जाए अमेजोनियन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे जो स्पीसीज है वो 40,000 अप्रॉक्सीमेटली प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, प्लांट स्पीसीज। अगर इसके बाद एनिमल स्पीसीज 30,000 एनिमल स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ एनिमल, 13,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इस तरीके से हमें एक डेटा मिलता है। एंड 1,25,000 स्पीसीज ऑफ 1,25,000 स्पीसीज ऑफ invertebrates। तो इस तरीके से जो नंबर है वो इंक्रीज करता रहता है कि वहाँ पे जितने भी अगर रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज क्यों बढ़ जा रहा है, जबकि पोलर रीजन पे नंबर ऑफ स्पीसीज इतनी कम क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं तो बहुत उनके हैबिटेट भी चेंज होंगे, उनके नेचर भी चेंज होंगे। तो पोल रीजन पे क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से, कांस्टेंट हैबिटेट होने की वजह से सिर्फ वहाँ पे फ्यू ही, चाहे वो बहुत टेम्परेट अगर रीजन है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगर टेम्परेट रीजन को देखें और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखें, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में टेम्परेट रीजन में स्पीसीज बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन में का जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और हमेशा कोल्ड रहेगा। अगर कोल्ड रहे लेकिन टेम्परेचर वेरी करे, मतलब कि वहाँ कोल्ड, एक सीजन में कोल्ड हो और एक सीजन में समर भी मिले, स्प्रिंग भी मिले, ऑटम भी मिले, तो ऐसे एरिया में स्पीसीज डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हमें और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एनिमल का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक अगर कोल्ड, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है जैसा पोल्स पे होता है, तो चाहे नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, तो वहाँ पे जो उस हैबिटेट में एडॉप्टेड स्पीसीज हैं सिर्फ वही ग्रो कर पाएंगी, अदर स्पीसीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे पोल रीजन पे जैसे मूव करते हैं हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हमें डिक्रीज करते हुए मिलती है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। Species area relationship. What is a species area relationship? For example, naturalist and geographer जो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रिसर्च किया और उनके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी का एक्सप्लोजन या एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जाता है, जैसे इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सेकेंड इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट
के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज वैसे वैसे इंक्रीज कर जाती है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज। तो इंक्रीज species is also increases और diversity increases, बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी इंक्रीज करती जाती है और डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। दैट इज कि जब हम अगर मैथमेटिकल इसमें इक्वेशन में लिखा जाए तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो log s, दैट इज s इज इक्वल टू स्पीसीज इज इक्वल टू log c प्लस z log a, that is s is equal to species और c is equal to intercept on y axis, z is equal to line, straight line and a is equal to area। जब इसका ग्राफ शो करते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है हमें? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है एरिया के रिस्पेक्ट में। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज एरिया देन जो हमें ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दैट मीन्स कि हम जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज और डाइवर्सिटी इन स्पीसीज वो भी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे ही स्पीसीज बढ़ रही है। देन यहाँ पर भी एरिया बढ़ा है, स्पीसीज, तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट इज log s is equal to log c plus z log a। Now next is various hypothesis। तो various hypothesis log s is equal to log c plus z log a। Next is various hypothesis z log a। Various hypothesis what is these hypothesis? First is speciation, second speciation, second is tropical environment, and third tropical environment, and third is productivity।
स्पेशिएशन क्या है और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट क्या है और प्रोडक्टिविटी क्या है। स्पेशिएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जितने भी प्लांट्स हैं वो डिवाइडेड हैं हर्ब्स में, स्मॉलर मोस्ट ग्रासेस, देन हर्ब्स, देन शब एंड देन ट्रीज। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, स्पेशिएशन, फ्रॉम स्मॉलर से लार्जर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इंक्रीज इन डाइवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है कि प्लांट्स में हमें सिर्फ एक तरीके के प्लांट्स नहीं देखने को मिलते हैं, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट दैट इज इन ग्रास, देन हर्ब, shrub एंड ट्रीज। तो कैसे स्मॉलर से लार्जेस्ट की तरफ डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है। तो स्पेशिएशन मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स को डिवाइड किया गया है इन ग्रासेस में, स्मॉलर मोस्ट जितनी भी ग्रासेस होती हैं, सभी जितने भी जो स्मॉलर मोस्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनमें जो एडवांटेशियस रूट है, चाहे उनके रूट के हैबिटेट देखा जाए या डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अगर ग्रास के हैं तो और हर्ब्स के हैं और शर्ब्स के हैं और ट्रीज के हैं, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ट्रीज हैं तो टफ वुड प्रेजेंट होगा, शर्ब है तो सॉफ्ट वुड प्रेजेंट, जो शर्ब होंगे सॉफ्ट वुड प्रेजेंट होंगे, हाइट होगी 3 मीटर से कम होगी। और ग्रासेस अगर देखा जाए तो हाइट इसकी 3 मीटर से कम होती है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर एक्सेप्शन यहाँ पे बम्बू का लिया जाए तो बम्बू यहाँ पे ग्रास है, लेकिन ग्रास है साथ में कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन ग्रासेस एंड ट्रीज, क्योंकि इसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा होती है। और ग्रास, लेकिन ग्रास की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मोनोकॉटिलेडन्स लीव्स, कॉटिलेडन्स टाइप ऑफ लीव्स, पैरेलल वेनेशन। तो ये सभी टाइप क्या डिनोट कर रहे हैं कि ग्रासेस की कैरेक्टरिस्टिक डिनोट कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज को फिर उन्हें फर्दर ग्रुप किया गया है इन स्पेशिएशन। नाउ व्हाट इज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में से भी क्या होता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इंक्रीज कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है। प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर किसी भी कम्युनिटी के को लिया जाए या किसी भी बायोम या इकोसिस्टम को लिया जाए, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इंक्रीजेज देयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है डाइवर्सिटी के इंक्रीज होने से। डाइवर्सिटी के इंक्रीज होने से प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। नाउ अब यहाँ पे ये 3 वेरियस हाइपोथेसिस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। और डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो जो भी इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी किसी एक कम्युनिटी को लिया जाए, कम्युनिटी क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलके, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलके एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर ये कम्युनिटी है ये तभी स्टेबल होगी जब यहाँ की डाइवर्सिटी हाई होगी। डाइवर्सिटी हाई होगी तो ये स्टेबल कम्युनिटी डाइवर्सिटी हाई होने से ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एरिया है, अगर किसी भी एरिया को हम लिया जाए तो सब में फूड चेन और फूड वेब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उस एरिया में जो उस एरिया के को स्टेबल, उस एरिया में जो कम्युनिटी है उसको स्टेबल करने के लिए एक एग्जांपल फूड चेन का ले रहे हैं, जैसे कि इंसेक्ट है,
इंसेक्ट को फीड करता है फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक फीड करते हैं। तो ये छोटा सा एक फूड चेन। तो यहाँ पे अगर ये स्टेबल कम्युनिटी क्यों होगी, क्यों तभी होगी जब उस कम्युनिटी में इंसेक्ट भी प्रेजेंट होंगे, फ्रॉग भी प्रेजेंट होंगे और स्नेक भी प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट रहता है तो यहाँ पे डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो ये कम्युनिटी स्टेबल नहीं रह पाएगी। स्टेबल कैसे नहीं रह पाएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर इस फ्रॉग हटा देते हैं, इस कम्युनिटी से फ्रॉग हटा देंगे तो स्नेक तो इंसेक्ट तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन स्नेक खत्म हो जाएंगे। स्नेक, क्योंकि स्नेक फ्रॉग पे फीड कर रहे हैं, हो सकता है ये माइस पे भी फीड करें, लेकिन जो स्पीसीज स्नेक की फ्रॉग पे फीड कर रही होगी वो स्पीसीज डाई करने लग जाएगी, उन्हें एक फूड सोर्स उनका एक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्नेक की डाइवर्सिटी, तो स्नेक के नंबर ऑफ स्पीसीज तो कम हो गया, लेकिन इंसेक्ट को अब कोई फीड करने वाला नहीं है, इंसेक्ट इतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इंसेक्ट बढ़ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्रॉप पे डिपेंड है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे ईल्ड जो भी हमने क्रॉप किया है वहाँ से नेट ईल्ड जो होगा, इंसेक्ट ग्रॉस हॉपर अगर फॉर एग्जांपल अगर बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रॉग उस पर फीड कर रहा था, फ्रॉग इस इकोसिस्टम में या इस कम्युनिटी में नहीं है, तब क्या होता है जो ईल्ड है हमारे क्रॉप का इंसेक्ट के बढ़ जाने की वजह से जो ईल्ड, नेट ईल्ड ऑफ जो क्रॉप का नेट ईल्ड है वो डिक्रीज करने लग जाएगा, वहां पे डिक्रीज करने लग जाएगा। और जिससे क्या है कि हमारा जो सीधे नहीं इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रहा है ये फ्रॉग की स्पीसीज नहीं होना। तो ये नहीं होंगे, इंसेक्ट बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट जो हर्बीवोरस इंसेक्ट है, वोरस इंसेक्ट है, वो बढ़ जाएंगे और वो हमारी फसलों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हर्बीवोरस नहीं है तो इनडायरेक्टली अगर वो किसी प्लांट पे डिपेंड है तो तब भी हमारी जो ईल्ड है क्रॉप की वो डिक्रीज कर जाएगी। तो फिर ईल्ड अगर डिक्रीज कर गई तो इनडायरेक्टली हमारे जो न्यूट्रिशन वैल्यू को ये या हमारे प्रोडक्ट को ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्रॉग है लेकिन इंसेक्ट नहीं है, तब भी बहुत सारे इंसेक्ट जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब भी क्या होगा कि अब ये फ्रॉग इस पे फीड कर रहे थे तो ये फ्रॉग नहीं रहेगा और ये स्नेक भी नहीं रहेगा। तो एक स्पीसीज नहीं होने, अगर किसी भी कम्युनिटी में एक स्पीसीज नहीं है तो उस पर डिपेंड जो और स्पीसीज हैं वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे, वो ये इंसेक्ट का होना नहीं होना ये दोनों अफेक्ट करेगा किसी भी और जो स्पीसीज है जो इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है और डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। तो ये डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम की इसलिए इम्पोर्टेंट है। नाउ इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टॉपिक इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अकॉर्डिंग टू IUCN, that is International Union of Council of Nature, तो 2004 रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी लॉस की गई हैं 500 ईयर में, इन 500 ईयर अप्रोक्सीमेटली 2784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बिकम टू एक्सटिंक्ट, जिसमें से 339 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट हैं, 339 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट रिलेटेड टू इनवर्टिब्रेट्स and 354 species
vertebrate and 37 species of birds. 87 species of plants। और अभी ये रेड डाटा लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अब इसके सिवा 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिकम टू एक्सटिंक्ट। तो कितना ये 500 ईयर में 784 स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड जिसमें से 339 स्पीसीज इन वर्टिब्रेट, 354 स्पीसीज वर्टिब्रेट एंड 87 स्पीसीज प्लांट्स के हैं। और 2000 स्पीसीज इसके सिवा जो अलग डेटा है वो 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज बली, जवान एंड कैस्पीरियन, तो ये सभी सब स्पीसीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बली, जवान और कैस्पीरियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी तक। और सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल जो डेंजर है वो है एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस ये भी मतलब इन डेंजर स्पीसीज है, इसमें भी बहुत सारे स्पीसीज एम्फीबियन की जैसे कि सैलामेंडर ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब इन डेंजर स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा नहीं गया। अब इसे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्पीसीज जब भी स्पीसीज अगर हम कोई एक भी स्पीसीज अगर डाई करती है किसी भी इकोसिस्टम से तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करेगी मैनी ऑफ स्पीसीज को। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म अगर एनिमल है जैसे कि ह्यूमन है। अब ह्यूमन पे जो पैरासाइट रहते हैं वो एस्केरिस हैं, एक नीमेटोड। एस्केरिस एक नीमेटोड है। अगर हम ह्यूमन अगर बाय चांस ऐसा होता है कि ह्यूमन की स्पीसीज डाई कर जाती है तो क्या होगा कि जो इस पे पैरासाइट है एस्केरिस वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर कोई बर्ड है जैसे फ्यूगीवोरस, जितने भी वो है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, फ्रूगीवोरस, अगर कोई प्लांट स्पीसीज जो फ्रूट्स, फ्रूगीवोरस जितने भी बर्ड्स होते हैं वो उनका जो वो फीड करते हैं वो स्पेसिफिक किसी एक फ्रूट पे फीड करते हैं। अगर करते हैं तो अगर हमारे एक फ्रूट का प्लांट अगर एक्सटिंक्ट होता है तो उसके साथ ये बर्ड्स भी हैं जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। तो इस तरीके से एक्सटिंक्शन होता है। तो हर एक स्पीसीज का होना एनवायरनमेंट में या कम्युनिटी इकोसिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो की रोल प्ले करता है। अगर वो एक्सटिंक्ट होगा तो उससे रिलेटेड जितनी अदर स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि कैसे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीसीज। हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इन सीटू देयर इज टू टाइप, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है ऑफ बायोडायवर्सिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। दैट मीन्स कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है कि इन साइट की जहाँ भी उसका हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का, पूरे ही उस फॉरेस्ट को कंजर्व करना। फॉर एग्जांपल अगर जिस भी फॉरेस्ट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे, जैसे पांडा का कंजर्वेशन अगर करना हो
तो जिस जगह वो रह रहे हैं पूरे उस फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, उस फॉरेस्ट को की देखभाल की जाए, तो उस स्पीसीज को भी बचाया जा सकता है। तो 34 जो हॉट स्पॉट एरिया है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, ये 3 एरिया मेन है, एग्जाम्पल है जो जिनका इन सीटू कंजर्वेशन करा जा रहा है। दैट मीन्स कि पूरे एरिया को ही कंजर्व किया जा रहा है, ना कि सिंगल स्पीसीज को। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, इसके थ्रू भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उन्हें कंजर्व किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है और हम उस पूरे एरिया में उसकी प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे वहाँ से निकाल के अगर हम जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सफारीज में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि टाइगर को सेव किया जा रहा है थ्रू टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि वहाँ नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर जूलॉजिकल पार्क में उन्हें आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया जाता है। दैट मीन्स कि नेचुरली नहीं होगा वो, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क ह्यूमन का बनाया हुआ रहता है, जहाँ पे उनकी ज़्यादा देखभाल की जाती है। जितने भी एनिमल्स हैं, अगर प्लांट्स हैं तो बॉटनिकल गार्डन है, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है जैसे बर्ड्स हुए तो वो सेंचुरीज में उन्हें देखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसकी पूरे कंजर्वेशन के लिए 2 समिट रखे गए थे, द अर्थ समिट एंड द वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट इन 1992 में रियो दी जेनेरियो में रखा गया था, एंड वर्ल्ड समिट इन 2002 जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका में रखा गया। तो दोनों ही समिट में कैसे वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट है और क्यों कंजर्वेशन उनका ज़रूरी है, और एक स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो उन पे डिपेंड है उनके भी एक्सटिंक्शन का डर रहता है। ये सभी इन सभी से रिलेटेड समिट दोनों रखे गए थे और इसे पब्लिश किया गया था इन 1992 एंड 2002 में।